जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट आपका जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस के हमने क्वेश्चन काफी सॉल्व किया, आज 91 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपने बेसिक जो फंडामेंटल हो सकते हैं टीचिंग के वो पढ़ रखे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास ही आपको पूरे जो सिलेबस है उसको डिस्क्राइब किया था, फिर 1 बाई 1 करके हमने क्लासेस ली थी। तो प्लीज कंप्लीटली आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें और चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आपको फर्स्ट यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग जो 7 यूनिट है उनमें से काफी यूनिट पहले भी कराए गए, तो उनको करते रहिए, पेपर बहुत पास में है ना। पीवाईक्यू आपको एक तरीके से कहते हैं कि दिव्य दृष्टि देता है चीजों को समझने की। उतना तो आप हो सकता है कि ये टॉपिक कहीं से पढ़े भी तो ना हो, जितना आपका प्रीवियस का अगर एनालिसिस के साथ पढ़ते वो आपके लिए मददगार साबित होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। वैसे आपने एक चीज देखा होगा कि लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन हर जगह कहीं पे भी उठा के दे रहा है, जबकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग का पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपसे सीधे पूछा कि जो अवबोध स्तर है, इसका ध्यान रखिए, अवबोध जहाँ पे भी आए उसको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जो लेवल ऑफ टीचिंग का सेकंड है पोर्शन। तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब क्या चीज, मूलभूत चीजें, क्या आवश्यकता है कि ऑर्गेनाइज करना है टीचिंग को एट ए अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के लेवल पे। तो अवबोध स्तर पर शिक्षण को आयोजित करने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या होनी चाहिए। यहाँ पे पहला दिया है, गिविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट कॉन्सेप्ट बीइंग प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों और उदाहरणों से संबंधित बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देना। दूसरा, तथ्यों को रेखांकित करने वाली मुख्य विशेषताओं को याद करने पर बल देते हुए उनकी प्रस्तुति करना। प्रेजेंटिंग फैक्ट विद फोकस ऑन रिमेम्बरिंग द बेसिक फीचर्स अंडरलाइंग, मतलब आपको सीधे सीधे ये समझना है कि ये पूछ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमको टीचिंग कराना है और टीचिंग के लिए क्या चीजें जरूरी है। और फिर तीसरे पे कह रहा है कि अपेक्षित सूचना को तुरंत उपलब्ध कराने का अवसर देना, या किसी भी मुद्दे की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जो है उन पे देखना, परखना, जांचना, परिचर्चा करना, वो चीज करना है। या विद्यार्थियों को प्रस्तुत जो तथ्य उन तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर देना। अब यहाँ पे हमें यही समझना है कि निम्नांकित विकल्पों में से अपना उत्तर सही चयन करना है। तो इसमें कौन सा होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे 145। आप सीधे यहाँ पे आइए, अगर कह रहा है कि सबसे पहले हमको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचिंग कराना है, तो टीचिंग कराने की मुख्य आवश्यकता क्या होगा। तो सबसे पहले प्रस्तुत किए जा रहे जो तथ्य और अवधारणा है, जो भी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल ऑफ फैक्ट कॉन्सेप्ट बीइंग प्रेजेंटेड, वो क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक आपको उदाहरण देना, ताकि बच्चों को समझ में आए। चाहे वो जो भी आप पॉजिटिव वे में दो, नेगेटिव में दो, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होते हैं। दूसरा ये है कि आपको सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा करनी चाहिए। कोई भी कंडक्टिंग डिस्कशन, यानी आप बीच बीच में कंडक्ट कराओ, एक डिस्कशन परिचर्चा का पार्ट बनाओ, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे जो है बातें करो। इनके अलावा विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर देना, कि वो भी चीजों का एलिब्रेट कर पाए, व्याख्यायित कर पाए, उसको समझ पाए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकता है। तो प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों और अवधारणाओं से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण बड़ी संख्या में दिए जाए। किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा होनी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तथ्यों को स्मरण करने के साथ साथ उन्हें समझना, प्रस्तुत विषय में दक्षता प्राप्त करना एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। अब यहाँ पे दिया, व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है, व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न, अवबोध स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखें तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले है कि तथ्यों और विचारों के बीच संबंधों को देखने के दायरे को संवर्धन करना, यानी प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एमंग फैक्ट एंड आइडियाज। दूसरा, इनकरेजिंग रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, तथ्यों और सूचना के स्मरण और अभिमान को प्रोत्साहित करना। रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स सो प्रेजेंटेड, समस्याओं का पता लगाना और इस प्रकार प्रस्तुत समस्याओं के समाधानों की खोज करना। इनके अलावा यहाँ पे देखिए तो डेवलपिंग ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ए सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस इन लर्निंग, अधिगम में आनंद और उनसे जुड़े रहने की भावना का विकास करना। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि तथ्यों और विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन अवबोध स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग जो टीचिंग होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
टीचिंग के इस स्तर के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो जो आपका अवबोध या जी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो जो उसके प्रतिपादक रहे मॉरिसन रहे हैं। शिक्षण के इस स्तर में जो लर्नर है ना सिर्फ तथ्यों को स्मरण करता है, अपितु वो संबंधित विषय में अंतः दृष्टि भी विकसित करता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान करनी जो एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए सहायक व्यवहार के वर्ग के तहत आता है। कौन सी उन विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी पहचान करें जो एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए सहायक व्यवहार के वर्ग के तहत आता है? स्ट्रक्चरिंग यानी संरचना बनाना, या स्टूडेंट सक्सेस रेट विद्यार्थी सफलता दर, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज विद्यार्थी मतों का प्रयोग करना, प्रॉबिंग परीक्षण करना, अनुदेशात्मक विविधता इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। तो नीचे दिए गए कथनों में से हमको देखना है जो बोरिश है, बोरिश के अनुसार बेहतर शिक्षक के लिए 5 मुख्य व्यवहार है जो पाठ्यक्रम स्पष्टता, अनुदेशात्मकता, विविधता, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्तता और विद्यार्थी सफलता दर है। और इन मुख्य व्यवहारों से संबंधित 5 सहायक व्यवहार है: विद्यार्थी मत का प्रयोग, संरचना बनाना, प्रश्न पूछना, परीक्षण करना तथा शिक्षक का प्रभाव। Identify from the following list of competence of teaching those which are related to personality and attitude। शिक्षण की निम्नलिखित 7 क्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। प्रबंधन करना यानी मैनेजिंग, मॉनिटरिंग अनुश्रवण करना, लोकस ऑफ कंट्रोल नियंत्रण की संस्थिति या प्लानिंग। तो शिक्षण की निम्नलिखित 7 क्षमताओं की सूची में से किनकी पहचान करनी जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित हो, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ तो यहाँ पे 94 नंबर का क्वेश्चन है कि जब भी शिक्षण हम कराएं तो उनमें ये देखना है कि शिक्षण की निम्नलिखित 7 क्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान करिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। यानी आपका व्यक्तित्व क्या हो कि आप क्लास को मेंटेन कर पाओ, मैनेज कर पाओ, मॉनिटर करना, या आप वहाँ का कंट्रोल कर पाओ, प्लानिंग कर पाओ। यानी एक तरीके से आपको सोचिए रहे कि कक्षा में पूरी तरीके से व्यवस्था करना, तो आपके अंदर व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित शिक्षण क्षमताएं तो होनी चाहिए। आप कंट्रोल कर पाओ क्लास में, और आत्म प्रभाव उत्पादकता यानी अपनी उपस्थिति को वहाँ पे क्लास में हो तो कम से कम वो कायम रख सको। बच्चों के अंदर होगी हाँ कोई क्लास में टीचर है तो उसका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो सारी चीजें क्लास में मेंटेन होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से अलग है? टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इज सो फार एज इट प्रमोट्स। कौन से ऐसे कारक हैं किनके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से अलग है? डिसिप्लिन ड्रिल अनुशासित अभ्यास, या क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन, स्टडी एसोसिएशन स्थिर साहचर्य, या मास्टरी ऑफ फैक्ट तथ्यों में प्रवीणता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन के फलीभूत शिक्षण कार्य प्रायः प्रशिक्षण एवं अनुबंधन से भिन्न होता है। शिक्षण कार्य किसी संप्रत्यय निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है एवं प्रशिक्षण और अनुबंधन उस संप्रत्यय को संरक्षित संगठित करने का काम करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इन्होंने कहा कि आलोचनात्मक चिंतन के फलीभूत शिक्षण कार्य प्रायः प्रशिक्षण एवं अनुबंधन से जुड़े होते हैं। शिक्षण कार्य किसी संप्रत्यय निर्माण के लिए मार्ग या रास्ता दिखाता है और प्रशिक्षण और अनुबंधन उस संप्रत्यय को ही संरक्षित संगठित करने का काम करता है, जिससे एक ही संप्रत्यय से विभिन्न कौशलों का निर्माण होता चला जाता है। नीचे के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया है? प्रयोगात्मक शोध, निजातीय शोध, क्रियात्मक शोध, दृश्य घटना शोध, कार्યેतर शोध। यहाँ पे दिया है नीचे के जो पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम है उनमें निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया है, कौन सी रिसर्च पर बल दिया गया है? तो यहाँ पे हमें समझना है BCE है ना, शोध के प्रत्यक्ष अगर देखें तो शोध यानी रिसर्च के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम के तहत दृश्य घटना शोध, निजातीय शोध, क्रियात्मक शोध पर बल दिया गया है। पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक ज्ञान होने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह मामलों की गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है ताकि यह तय किया जा सके घटना के पीछे क्या कारण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? इनमें से कौन सा है जो समावेशी शिक्षण की अवधारणा का व्याख्या करता है? शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेता है। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो शिक्षण पद्धति है
शिक्षण पद्धति की ऐसी अवधारणा जब शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे जो है, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि का बच्चा हो, उन बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाता हुआ सिखाता हो, उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। बहुत ही जरूरी है आज के समय में। अगर देखिए कि समावेशी शिक्षा की बात, उसकी अवधारणा की बात सभी जगह होती है, और समावेशी शिक्षण का उद्देश्य भी होता है सभी प्रकार के बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करने के साथ साथ पूरे भागीदारी व समान शिक्षा की प्राप्ति का एक माहौल निर्माण करना, ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो सके उन बच्चों के अंदर। समावेशी शिक्षण के तहत शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालक है, अभिगमन अशक्त बालक तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, निर्धन, पिछड़े वर्ग के बालकों का भी समावेश होता है। यहाँ पे देखिए दिया है कि विच एमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। निम्नांकित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन है जो कक्षागत शिक्षण की विशेषता को प्रदर्शित करता है? थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से ये पता चलता है क्लास की विशेषता। या कक्षा में अनेक सहायक शिक्षण सामग्री, जो टीएलएम में कह सकते हैं कि थ्रू द यूज ऑफ मेनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, या थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से, या थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट इन क्लासरूम, कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्ता युक्त प्रश्न पूछने के माध्यम से। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, कक्षागत जो शिक्षण है, कक्षागत शिक्षण का अर्थ है शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए उन्हें तैयार करना, उनके लिए सीखने की एक उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील होता है। और कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछना कक्षागत शिक्षण की उच्च विशेषताओं को ही दिखाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षागत शिक्षण प्रभावशाली होता है। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। छात्रों की शैक्षिक जो निष्पत्ति है, जो परिणाम आता है, उसमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं? यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए तो क्या उससे इम्प्रूवमेंट आ सकता है? तो अपने बालकों के कार्य का वो खुद निरीक्षण करे, या ट्यूशन लगवा दे, या इसके बारे में वो सोचे ही ना, या बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करे, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। अपने बालकों की अगर माता पिता खुद उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं या उनका खुद इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण, तो वो बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर तो बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, तो छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार तो आप ला सकते हैं यदि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बालकों के प्रति निरीक्षण भाव में रहें। यदि शिक्षक कक्षा में कितना भी पढ़ाए, यदि घर में माता पिता अपने बालकों के अधिगम, उसकी लर्निंग कार्यों का निरीक्षण नहीं करते, तो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो बालक का जो अधिगम कार्य है वो वैसे भी ठीक से नहीं होगा। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? अगर आप एक टीचर बनते हैं तो आपके हिसाब से जो पढ़ाना है बच्चों की, उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? बस उनको आप जानकारी दे दें, या उनको सिर्फ पुस्तकें पढ़ा दें, या अच्छी संदर्भ सामग्री पहुंचा दें, या चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो एक अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? तो अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना, उसमें भाग लेना। चर्चा विधि शिक्षण की एक बहुउपयोगी विधि है। जब शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या का समाधान पारंपरिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचाता है तो इसे चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पूर्व में ही छात्रों को चर्चा का विषय, दिन, समय, अवधि एवं कलांश आदि सुनिश्चित कर देता है और छात्रों से चर्चित विषय के सभी पक्षों को तैयार करके लाने के लिए बोलता है। यदि वह आवश्यक समझता है तो उस विषय वस्तु की पृष्ठभूमि है, पुस्तकालय, सहायक सामग्री है, पुस्तक आदि की भी जानकारी वो दे देता है बच्चों को। तो इस तरीके से देखिए हमने करीबन 100 क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये आप कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो यूनिट फर्स्ट का, जो हमने सब यूनिट 5 में बांटा था, उस सब यूनिट का पहला यूनिट जो था वो समाप्त हो गया है और बहुत ही अच्छे से आपने इनके क्वेश्चन को किया है, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा होगा। प्लीज़ कंटिन्यूअस इसको देखते रहें और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ, है ना। आपका जितना ही सपोर्ट रहेगा हम भी उतनी ही उत्साह के साथ आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस आप कह सकते हैं कि सॉल्व करने से आपका बहुत ज़्यादा वैसे भी हेडेक कम हो जाना है इससे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। धन्यवाद।